Hi everybody, I am Satyendra Singh and you are watching my channel Satyendra Singh Bhira. Now we have already discussed some points about simple sentences. Now we will discuss about the remaining parts and I will give only one example from each point. So first of all is participle. I have already told you the use of participle, in which there are two doers, like Ram opened the door, he saw a man. He saw a man मीन्स राम ने दरवाज़ा खोला, उसने एक आदमी देखा। तो यहाँ पर काम करने वाले कौन कौन हैं? राम ही है, तो काम करने वाला एक है। और काम कौन है? एक तो ओपेंड है, ओपन द डोर, दूसरा सा आ मैन। तो पहले क्या काम किया होगा? उसने दरवाज़ा खोला होगा और दरवाज़ा खोलते ही आदमी को देख लिया होगा। तो यहाँ पर हम मान लेंगे ये ओपन जो है, इसको पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे तो ओपनिंग कर देंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ओपनिंग द डोर राम सा ए मैन, सा ए मैन। I hope you might have understood it. The second is, its second part is past participle. If one work has been completed already and another work starts after that, then we use having plus third form, means past participle, perfect participle. Like Sonu completed his work. He slept, मीन्स सोनू ने अपना काम पूरा किया। ही स्लेप्ट, वह सो गया। काम किसने पूरा किया? सोनू ने। सोया कौन? सोनू ही। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसके दो कार्य हैं, लेकिन यहाँ पर एक काम पहले हो चुका है, ख़त्म, काम कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में दूसरा काम हुआ सोने वाला। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैविंग। हैविंग completed his work अब मेन कौन है? सोनू। कौन है? सोनू। सोनू स्लेप्ट। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा सेंटेंस। अब एक बच गया पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में ही पास्ट पार्टिसिपल बच गया, जिसमें होता है कि किसी की जो विशेषता है, क्वालिटी है, वो पास्ट में मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म में उसको यूज़ कर लेते हैं क्वालिटी के रूप में, एज अ क्वालिटी, एज एन एडजेक्टिव। जैसे आई सा ए पेन, आई सा ए पेन, इट वाज ब्रोकन। तो मैंने एक पेन देखा, ये टूटा हुआ था। तो क्या बनेगा इसका? आई सा, टूटा क्या था? पेन ना, आ ब्रोकन पेन। तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल। अगला है, तो ये आपको पार्टिसिपल के तीनों पॉइंट बता दिए। मैंने बताया था आपको एक ही एक एग्जाम्पल बताऊंगा आज, क्योंकि ये रिवीजन। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो होता है, यहीं पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर राम ने दरवाज़ा खोला और सोनू ने मान लिया एक आदमी देखा। तो यहाँ पर दरवाज़ा खोलने वाला और है और आदमी देखने वाला और है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? बाद में काम करने वाले को एज इट इज़ लिख देंगे, सोनू सा मैन। और पहले वाले में पहले वाले का नाम लिखना ज़रूरी है। बस, राम ओपनिंग द डोर, सोनू सा मैन। ऐसे ही सोनू ने कंप्लीट किया वर्क और सो जाए राम, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग?
तो यहाँ पर राम कर देंगे, यहाँ पर सोनू कर देंगे। तो आपने देखा कि कुछ ज़्यादा कठिन अंतर नहीं है, केवल ये अगर सब्जेक्ट्स अलग अलग हों दो कार्य करने वाले तो अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, और अगर ना हो एक ही हो तो उसको बीच में लिख दिया जाता है। तो ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का भी आपको कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का टॉपिक बहुत लेंथी है, इसलिए हम आपको शॉर्ट में कुछ बातें बता दे रहे हैं। जैसे कि विद में साथ होता है, और फॉर के लिए भी होता है, या जब कभी कोई चीज़ एक्सचेंज की जाती है तो वहाँ पर भी यूज़ करते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, बाकी इसका लेंथ ही बहुत है, शायद 58 प्रीपोजिशन टोटल हैं, तो उनको कितना बताऊंगा, इसलिए इसको आज छोड़ रहा हूँ। जैसे कि लिखा है ही bought a book, he paid 50 rupees for it। तो उसने एक किताब खरीदी, उसने 50 रुपीज़ इसके लिए पे किए, तो बन जाएगा। तो इसकी कीमत कितनी होगी बुक की? 50 रुपीज़ हो गई। ही बॉट आ बुक फॉर 50 रुपीज़। बस आंसर बन गया आपका। तो प्रीपोजिशन बहुत हैं, विद में साथ होता है, जैसे राम वेंट टू पलिया, सोनू वेंट टू पलिया, राम वेंट टू पलिया विद सोनू, ऐसे बन जाएगा। और ऐसे ही जो पार्टिसिपल यहाँ पर आईएनजी से बने, प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनेंगे, वहाँ पर आप ऑन लगा देंगे तब भी बन जाएगा प्रीपोजिशन। जैसे यहाँ पर राम ना होता, सोनू ही होता। अगर मान लीजिए सोनू ने दरवाज़ा खोला और सोनू ने आदमी देखा, तो यहाँ पर हम अगर प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे तो ऑन ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोल करके सोनू ने आदमी देखा, ऐसे बन जाएगा। या हम इसमें अगर हैविंग वाला लगाएंगे तो हैविंग वाले में थोड़ा टफ पड़ जाएगा। चलिए यहाँ पर पहले राम लिख लेते हैं। राम कंप्लीटेड हिज वर्क, राम स्लेप्ट। राम नहीं कंप्लीट किया, राम सो गया। तो यहाँ पर हैविंग वाला लग रहा था, तो यहाँ पर आफ्टर कर देंगे। जहाँ पर हैविंग लगे वहाँ पर आफ्टर का यूज़ कर लेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क, राम स्लेप्ट, तब भी बन जाएगा। तो ये हमने आपको कुछ प्रीपोजिशन शॉर्ट में बताए हैं, या बताने का प्रयास किया है मैंने आपको। तो अगर आपको वीडियो सही लग रही हो, कुछ आपके लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। चलिए अगला है, और मैं जो बता रहा हूँ ये 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मैं आपको वीडियो विधिवत एक एक एक्सरसाइज को सॉल्व करके दिखाऊँगा। लेकिन जब तक मेरे सब्सक्राइबर अच्छे नहीं हो रहे हैं तब तक मैं बहुत ही हल्की ग्रामर के, लाइट ग्रामर के बारे में बता रहा हूँ, कोई डीप मैं नहीं बता रहा हूँ। जब सब्सक्राइबर अच्छे हो जाएंगे तो मैं आपको विधिवत पूरी वीडियो में सॉल्व करके दूंगा आपको। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रीपोजिशन हो गया, जैसे अगला है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब आप लोग जानते हैं कि एडवर्ब टाइम होता है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर भी होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होता है। तो ये बहुत हैं, तो मैं आपको केवल, और एडवर्बियल फ्रेज भी होते हैं। फ्रेज में क्या करते हैं, जैसे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो यहां पर देखिए आप लोग, टाइम, यहां पर आप लोग एक चीज़ देखिए कि मैंने यहां पर यूज़ किया है टाइम प्लेस मैनर। अच्छा, अगर आप इसमें एडवर्ब के बारे में जानना है तो इसमें क्वेश्चन किया करिए, कब, कहाँ, कैसे, क्यों।
इस प्रकार से अगर ये आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसका आंसर जो मिलेगा वही आप एडवर्ब जानेंगे। और एडवर्ब के लिए एक शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, MPT। M से मैनर, P से प्लेस, T से टाइम। अगर एक ही साथ सारी एडवर्ब्स आ जाएं तो हम इसका ये सीक्वेंस लेकर चलते हैं MPT। पहले मैनर्स बताएंगे, बाद में उसका प्लेस बताएंगे, उसको बाद में टाइम बताएंगे। तो जैसे कि कहीं बताना है ही वॉज बॉर्न, ही इज़ कमिंग हेयर, या कुछ भी बताना है तो हम पहले मैनर के बारे में बात करेंगे, फिर प्लेस के बारे में बात करेंगे, फिर टाइम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहें और लाइक भी करते रहें। आप कुछ जो परिचित हैं उन लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है, और जो नए हैं वो भी हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें। इसलिए मैं अभी वीडियो ज़्यादा लेकर नहीं आ रहा हूँ। चलिए अगला देखिए। जैसे अभी एडवर्ब की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? एडवर्ब। तो एडवर्ब में MPT ये आप यूज़ करेंगे। जैसे कि कहीं कहना है, जैसे ही वाज प्लेइंग, वो खेल रहा था। अब प्लेइंग कैसे खेल रहा था, या साथ में टाइम भी आ जाए कब खेल रहा था, साथ में प्लेस भी आ जाए। जैसे मान लिया हमने लिख दिया यस्टरडे और हमने लिख दिया देयर, और साथ में लिख दिया फास्ट। तो अब ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमारा जो नंबर सीक्वेंस यही रहेगा। तो बनेगा सही सीक्वेंस क्या बनेगा? ही वाज प्लेइंग। और एडवर्ब मैनर का रूल होता है कि मेन वर्ब के बाद में यूज़ होती है। अगर मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट मिल जाए तो उस ऑब्जेक्ट के बाद में यूज़ होती है। फिर हम क्या करेंगे? मैनर क्या? फास्ट। ही वाज प्लेइंग फास्ट। फास्ट का मैनर के बाद P का प्लेस, कहाँ? देयर, वहाँ पर। फिर आप पूछेंगे टाइम कब? यस्टरडे। अब ये जो है सीक्वेंस सही है बिल्कुल। इस प्रकार से मैंने आपको थोड़ा सा प्रयास किया है बताने का। चलिए अब एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब के बारे में पॉइंट नोट करिए एक, कि एडवर्ब ऑफ मैनर का जो यूज होता है मेन वर्ब के बाद में, अगर ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के बाद। इसी का दूसरा पॉइंट है कि अगर कुछ एडवर्ब्स होती हैं जो पूरे वाक्य को गवर्न करें, तो जो एडवर्ब पूरे वाक्य को गवर्न करती है उसको सबसे पहले यूज़ करते हैं। मतलब इसकी फ्रंट पोजीशन होती है, एक फ्रंट पोजीशन इसमें यूज़ कर लेते हैं। और जैसे ऑलवेज, नेवर, एवर, ये जो हैं ये मिडिल पोजीशन में आती हैं। मिडिल पोजीशन होती है इसकी। और एंड पोजीशन मैंने बता दी आपको। और अगर कहीं एडवर्ब ऑफ मैनर अंत में लगता है, बाद में लगता है, और एडवर्बियल फ्रेज भी बाद में लगता है, बाद में यूज होता है। और एक पॉइंट और है कि अगर दोनों आ जाएं, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज एक साथ आने पर
एक साथ आने पर हम क्या यूज़ करते हैं? सबसे पहले हम यूज़ करते हैं एडवर्बियल फ्रेज। और दूसरे नंबर पर क्या यूज़ करते हैं? अंत में क्या यूज़ करते हैं? लास्ट में यूज़ करते हैं खाली एडवर्ब। चलो अब इन्हीं पॉइंट को देखते हैं। जैसे लिखा है ही answered me, his answer was correct. He answered me, his answer was correct. तो यहाँ पर his answer was correct, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? उसका आंसर करने का तरीका कैसा था? तो he answered me how, हमने कहा था हाउ पूछेंगे तो मैनर मिल जाएगा, करेक्टली। अगर रूड है तो रूडली, रॉन्ग है तो रॉन्गली, यहाँ पर लगा लेंगे। एक तो ये बता, दूसरा जो है he did not eat food, he was lucky, he was lucky। उसने खाना खाया ना, खाना नहीं खाया, वो लकी था। तो ये लकी होगा तभी तो वो बच गया, खाना नहीं खाया, तो ये किस्मत पूरे वाक्य को गवर्न कर रही है। इसलिए लकली ही डिड नॉट ईट फूड। ठीक है, इसके बाद में अगला देखते हैं। ये हो गई आपकी फ्रंट पोजीशन, सबसे पहले जो यूज हो रहा है। इसके बाद देखते हैं ही met his friend after a long time, he met after a long time। तो यहाँ पर क्या है? खाली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो है ये एडवर्बियल फ्रेज है, इसको हम क्या करेंगे? बाद में यूज़ करेंगे हमेशा। तो ही मेट हिज फ्रेंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। अगला है, अगर हम इसी को बना दें बड़ा, तो he met his friend after a long time। His meeting was unexpected। His meeting was unexpected। तो यहाँ पर क्या बात हो गई? यहाँ पर दो चीज़ें मिल गई, एक तो अनएक्सपेक्टेड मिल गया और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, दो चीज़ें मिल गई हैं। तो हमने आपको बताया जब दोनों चीज़ें मिल जाएँ, एडवर्बियल फ्रेज और एडवर्ब, तो एडवर्बियल फ्रेज को पहले लिखेंगे, एडवर्बियल फ्रेज को सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर हम बनाएंगे आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ही met his friend, काफ़ी लंबे समय
समय के बाद वो अपने मित्र से मिला अनएक्सपेक्टेडली, इसको हम बाद में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया। तो हमने आपको एडवर्ब का भी यूज़ बता दिया। अब जो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव के बारे में एक उदाहरण दे देता हूँ आपको। लेकिन सबसे पहले ये बताइए इन्फिनेटिव क्या बनता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बन जाती है। वो वर्ब भी और वो टू दोनों को ही हम इन्फिनेटिव का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखते हैं टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये जब जोड़ देंगे ना एक में तो इसको क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव कहेंगे। तो यहाँ पर टू जो है इन्फिनेटिव में आ रहा है, इसको प्रीपोजिशन कब कहते हैं। जो टू है इसको प्रीपोजिशन कब कहते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर द नाउन और प्रोनाउन टू टेल इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। तो उसके पहले यूज़ होता है जिसके भी नाउन प्रोनाउन के साथ दूसरे के साथ लिंक करना होता है या उसका रिलेशन बताना होता है। तो चलिए हम यहाँ पर एक आपको प्रीपोजिशन का एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे लिखा है ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर जो टू लगा है ना, टू के बाद क्या है, नाउन है। ये नाउन है इसलिए ये प्रीपोजिशन है। इसको हम क्या कहें, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन खुद में क्या है, प्री प्लस पोजीशन है। जिसकी पोजीशन बतानी उससे पहले लगा देते हैं हम लोग। तो ये आप समझ गए होंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू द स्कूल, इसमें क्या डिफरेंस होता है, कुछ अंतर होता होगा इसमें। तो ऐसा है कि इसमें जब टू स्कूल, जो चीज़ जिस काम के लिए बनी हुई है अगर उसी काम के लिए हम वहाँ जा रहे हैं तो टू के बाद द यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर जो चीज़ जिस काम के लिए बनी है वहाँ उस काम के लिए नहीं जा रहे बल्कि हम किसी अन्य कार्य के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं टू द स्कूल। जैसे हम बता दे रहे हैं वहाँ पर दा लग जाएगा। जैसे कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, पढ़ने के लिए स्कूल बना है तो पढ़ने जा रहा होगा। मान लिया यहाँ पर साथ में लिखा हो कि टू इंस्टॉल फैन लगाने के लिए जा रहा है, या टू डिपॉजिट द फीस ऑफ हिज चाइल्ड, ऐसे करके लिखा हो अपने बच्चे की फ़ीस जमा करने, वो तो पढ़ने नहीं जा रहा, तो वो किसी अदर वर्क के लिए जा रहा है, अदर काम के लिए जा रहा है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टू द स्कूल लगा देंगे। बस यही अंतर होता है इसमें। अब हमारा पॉइंट है, और इसको जब इन्फिनेटिव होता है इसके लिए हम क्यों पूछ लें तो शायद हमारा काम आंसर मिल जाएगा। जैसे ही वेंट, एक वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, इसीलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ही वेंट टू पलिया, ही वांटेड टू प्ले, वो पलिया गया, वो खेलना चाहता था। तो पलिया क्यों गया, बस यही है, टू प्ले। तो ही वेंट टू पलिया टू प्ले। तो आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं, एडजेक्टिव का यूज़। तो ये बहुत सिंपल है कि जो एडजेक्टिव होता है ना, जो एडजेक्टिव होता है उसे हम प्रेडिकेटिवली भी यूज़ करते हैं और एट्रीब्यूटिवली भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस जो बनाएंगे यहाँ पर हम एट्रीब्यूटिवली यूज़ करेंगे। तो जिसकी भी विशेषता बतानी होती है उसके एडजेक्टिव लगा के और वो नाउन या प्रोनाउन लिख देते हैं। बस यही होता है, वो नाउन लगा देते हैं। यही यहाँ पर यूज़ करना है। जैसे ए बॉय सा ए मैन, द बॉय वाज वीक,
द मैन वाज टाल। तो यहाँ पर देखिए, एक लड़के ने एक आदमी देखा, लड़का था कमज़ोर, आदमी था लंबा। तो यहाँ पर जो कमज़ोर कौन था, वीक, वीक कौन था, बॉय। तो इसको हम बॉय से पहले यहाँ लगा देंगे। और लंबा कौन था, टाल कौन था, टाल था मैन, तो इसलिए हम मैन के पहले लगा देंगे। तो हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा, ए वीक बॉय सा ए टाल मैन। तो क्यों, आपको अच्छी लग रही है वीडियो? अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करते रहिए, शेयर भी कर दीजिए। ये मैंने इसलिए चैनल चालू किया है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशन फीस बाहर नहीं दे पाते हैं, कम से कम घर पे तो पढ़ ही लेंगे। और मेरा कोई मोटिव नहीं है इसमें, बाकी मैं पढ़ा रहा हूँ, अपना टीचिंग कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। एडजेक्टिव और कंजक्शन का यूज़ करना है। तो ये बता दिया, कंजक्शन का यूज़ बता दें एक बार। जैसे इसमें एक तो बट का यूज़ होता है, बट यहाँ पर प्रीपोजिशन है, कह देते हैं कंजक्शन। तो यह है तो प्रीपोजिशन, एक तो इसका यूज़ कर लेते हैं। चलिए दिखा दें आपको एक बार। और एंड, एक एंड का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बट और एंड के बीच में इधर उधर अगर सेंटेंस बन गए, दोनों तरफ अगर सेंटेंस बन गए अलग अलग, तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाएंगे। हमें बट के इधर, मतलब पहले या बाद में, हमें एक नाउन चाहिए बस। नाउन हो, एडजेक्टिव के साथ जुड़ा हुआ हो, बस फ्रेज तक रख सकते हैं। बाकी अगर सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब आ गए दूसरी तरफ, तो ये सिंपल ना होकर कंपाउंड बन जाएगा। जैसे आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन नॉट डांस, मैं डांस नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ बट डांस, सिवाय डांस के। तो ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर नेगेटिव ना आए तो यहाँ पर इसका नेगेटिव मान लीजिए कि ये काम नहीं होगा, ये होगा तो ये काम नहीं होगा। और अगर हम कह दें आई कैन डू नथिंग, आई कैन डांस ओनली, मैं केवल डांस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं केवल डांस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर करें, बनाएंगे आई कैन डू नथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ बट डांस, बट डांस। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि नथिंग एल्स जब लगाएं तब भी बट बाद में लगता है। तो यहाँ पर अगर एल्स लगा लेंगे तो और भी बढ़िया लगेगा। या आपके पेपर में अगर आ जाए, एग्ज़ाम में आ जाए कि कहीं पर एल्स दिया हो, एक स्पेस छोड़ा हो, तो बाद में बट का ही यूज़ करेंगे। या बट है, पहले स्पेस दिया हो, तो वहाँ पर एल्स का यूज़ कर लेंगे। जैसे राम वेंट टू पलिया, सोनू वेंट विद हिम। तो राम यहाँ पर कर देंगे, राम भी पलिया गया, सोनू भी पलिया गया। तो यहाँ पर वेंट विद हिम काट देंगे, बचा क्या, सोनू। राम एंड सोनू वेंट टू पलिया, वेंट टू पलिया। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया। अब यहाँ पर एंड आप ये मत कहिए कि शुरू में ही लगाना। अगर सब्जेक्ट दो डिफरेंट अलग मिल रहे हैं और बाकी सेंटेंस सेम है, कॉमन है, तो कॉमन वाले को बाद में लिख देंगे, पहले इनमें एंड लगा लेंगे। अगर मान लिया पलिया लिखा होता और भीरा लिखा होता तो क्या करते, लिखा होता राम वेंट टू पलिया, राम वेंट टू भीरा, तो बनाते राम वेंट टू पलिया एंड भीरा। तो इस प्रकार से हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बन जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। एक पॉइंट और बचा है, धैर्य बनाए रखें। अगर ग्रामर सीखनी है तो आपको थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा। और ट्रिकी ग्रामर अभी नहीं बता रहे हैं,
जो कि बहुत ही अच्छी लगने वाली ग्रामर आगे है। अब नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब होता है पास में रखना। जैसे कि कहते हैं सोनू इज माई फ्रेंड, ही हेल्प्स मी, ही हेल्प्स मी। तो यहाँ पर सोनू ना लिखकर हम आपको लिख के दे रहे हैं राजेश। ये मेरे बहुत फ्रेंड हैं अच्छे और अक्सर मेरी हेल्प भी किया करते हैं, तो इसलिए मैंने आज उसका नाम यूज़ किया है। तो राजेश इज़ माई फ्रेंड, राजेश मेरा फ्रेंड है। ही हेल्प्स मी, वो मेरी सहायता करता है। तो हम क्या करेंगे, राजेश कौन है, राजेश ही मेरा फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड ही मेरी हेल्प करता है, राजेश ही मेरी हेल्प करता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, राजेश कॉमा माई फ्रेंड, फिर कॉमा लगा देंगे, हेल्प्स मी। हाँ तो दोस्तों, आज का वीडियो ये जो है सिंपल सेंटेंस के ऊपर मैंने पूरे पॉइंट बता दिए हैं और आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। कुछ पॉइंट मैं पहले बता चुका था, इसलिए मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं बताए, ज़्यादा आपको उसके बारे में रूल्स नहीं बताए हैं। अब अगली वीडियो जो होगी वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की होगी, वो बहुत ही अच्छी वीडियो बनने जा रही है, आपको अच्छा समझ में। अगर कॉम्प्लेक्स आप समझेंगे, केवल 3 पॉइंट कॉम्प्लेक्स में समझने से आप सिंपल सेंटेंस भी बनाने लगेंगे। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को शेयर करते रहिए मेरे लिंक को, और साथ ही साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब, और उन बच्चों को बताते रहिए जिनको इसकी ज़रूरत ज़्यादा है, उनके लिए प्लीज़ ज़रूर बताइए। धन्यवाद।